बढ़ते हैं जिसके अंदर पर्सन आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, टारगेट ग्रुप्स एंड अवेयरनेस ऑफ फॉर इको टूरिज्म। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, टारगेट ग्रुप्स कौन से होते हैं और अवेयरनेस फॉर इको टूरिज्म क्या होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज की वर्तमान स्थिति, करंट स्टेट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, प्राकृतिक स्थिति क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज की प्राकृतिक जो आपके सामने संसाधनों की क्या वर्तमान स्थिति है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जैसे जंगल जल, भूमि, वन्य जीव और जैव विविधता है। ये सारी की सारी क्या चीजें होती है भाई, आपके सामने प्राकृतिक संसाधन होते हैं। क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। कैसे संसाधन होते हैं, जो हमारे प्राकृतिक रूप से संसाधन पाए जाते हैं उनको प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाना जाता है, जैसे जंगल, जल, भूमि और वन्य जीव। आज की स्थिति में प्राकृतिक संसाधन कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके सामने कई प्रकार के आपके सामने समस्याएं देखने को मिल रही हैं आज के समय। जैसे जो अलग अलग प्रकार जो जंगल है उनकी कटाई की जा रही है, जल स्रोत है उसका प्रदूषण देखने को मिल रहा है और वन्य जीवों की कमी देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, जो अलग अलग प्रकार के जो वन्य जीव हैं उनकी कमी देखने को मिल रही है और पर्यटन बहुत ज़्यादा स्तर पे दिखाई पड़ रहे हैं। सीधी सीधी बात है, क्या हो रहा है आपके सामने, जो जंगलों की कटाई है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक स्तर पे हो रही है। जल स्रोत है, बहुत ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं, तो जैसे कुल्लू मनाली पर लोग घूमने के लिए गए, वहाँ पर झरने को देखा, उसी में नहा लिए, उसी में आपके सामने कपड़े धो लेते हैं, वहाँ पर लोग आपके सामने प्लास्टिक कचरा फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो जल स्रोत है वहाँ पे उन पर प्रदूषण देखने को मिलता है। वन्य जीवों की संख्या में कमी आती है, जो अलग अलग प्रकार के जो वन्य जीव होते हैं भाई उनकी संख्या में कमी आती है और अनियंत्रित पर्यटन देखने को मिलता है। अनियंत्रित पर्यटन क्या होता है भाई, आपके सामने जो पर्यटन होते हैं, जितने भी प्रकार के आपके सामने जो पर्यटक होते हैं वो अनकंट्रोल्ड संख्या में देखने को मिलते हैं। यदि प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते हैं तो इको टूरिज्म भी टिकाऊ नहीं रह पाएगा। मतलब यदि प्राकृतिक संसाधन है वो नष्ट नहीं होंगे तो इको टूरिज्म भी क्या होगा, आपके सामने टिकाऊ नहीं होगा, इको टूरिज्म भी अच्छे से नहीं देखने को मिलेगा। तो भैया आपके सामने प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इनको नष्ट नहीं होना चाहिए, इनको नष्ट होने से बचाना चाहिए, तभी इको टूरिज्म वो आपके सामने टिकाऊ रह पाएगा। इको टूरिज्म का क्या उद्देश्य होता है, संसाधनों का संरक्षण करना। जो अलग अलग प्रकार के जो संसाधन पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, चाहे अगर अपन बात करें जो वहाँ पर जल है, जंगल है, आपके सामने वन्य जीव है, सबका संरक्षण करना जरूरी है। वही आपके सामने उस जगह के क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। संतुलित उपयोग करो। अगर कहीं पर आपके सामने इको टूरिज्म करने जाते हो, अगर कहीं पर घूमने जा रहे हो तो पेड़ों को आपके सामने बचाओ भाई, उनको काटो मत। टूरिस्ट लाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्रकृति को खराब करके टूरिस्टों को ला रहे हो तो कोई भी फायदा नहीं है। और लोगों को जागरूक करो, वहाँ पर आने वाले लोगों को, कि भाई पर्यावरण बहुत ज़्यादा संवेदनशील चीज़ है, इसको बचाना भी जरूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस मैसेज। मतलब जो नेचुरल प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसको बचाने के लिए आप किस प्रकार का जागरूकता अभियान चला सकते हो, उसके बारे में पढ़िए। इको टूरिज्म में शिक्षा, एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। पर्यटकों को स्थानीय लोगों को सही जानकारी देकर संरक्षण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मतलब कट्ठे भी घूमने जा रहे हैं, अगर उठे जो पर्यटक हो ना, है ना, उन्हें अगर स्थानीय लोग सही बारम ज्ञान दी कि भैया आपके सामने ये देखो उड़ रहा है, ये पेड़ है हमारे, और ये पेड़ को बचानो, ये पेड़ के लिए हमारी मान्यता है, इन बचाना जरूरी है। यह प्रकृति है ना, ये जल है, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये पहाड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है। अगर ये सब चीज़ों का महत्व अगर पर्यटकों को स्थानीय लोग समझें तो क्या होगा भैया, आपके सामने इको टूरिज्म जो वहाँ के लोग हैं जो उस जगह को देखने आते हैं वो प्रेरित होंगे उसको संरक्षित करने के लिए। अवेयरनेस मैसेज, जंगल और आपके सामने वन्य जीव का संरक्षण का क्या देना चाहिए, मैसेज देना जरूरी है। किस चीज़ का, जंगल और वन्य जीव को किस तरीके से संरक्षित करना चाहिए, इस चीज़ का मैसेज दें। जल और ऊर्जा की बचत, किस तरीके से आप अपन जल और ऊर्जा को बचा सकते हैं, क्या किस तरीके से जल और ऊर्जा को बचा सकते हैं, इसके बारे में आप जो स्थानीय लोगों को बताएं। प्लास्टिक का उपयोग कम करना, मतलब किस तरीके से आपके सामने जो प्लास्टिक है उसका उपयोग कम कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूकता दी जाए। और स्थानीय संस्कृति, जो स्थानीय रूप से जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति का जो सम्मान किया जाए, तो इससे क्या होगा भाई, आपके सामने लोग हैं वो जागरूक होंगे, और जागरूक होने के साथ साथ क्या होगा, जो स्थानीय संस्कृति उसको पहचान मिलेगी। अगर स्थानीय चीज़ें संरक्षित रहेंगी, पर्यावरण संरक्षित रहेगा तो लोग संरक्षित रहेंगे, और लोग संरक्षित रहेंगे तभी सब कुछ हो सकेगा।
छोटे छोटे संदेश के माध्यम से आप क्या दे सकते हो, प्रभावी संदेश दे सकते हो। लोगों को जागरूक करने के लिए आप कौन कौन से माध्यम को अपना सकते हो? अवेयरनेस मैसेज सही लोगों तक पहुंचने के लिए उचित माध्यम का चयन करना जरूरी है। मतलब अगर आप अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप जो अवेयरनेस जागरूक अभियान है, लोगों को जागरूक करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के जो मीडियम को चुन रहे हो, अगर उसको सही चुनते हो तो क्या होता है, लोगों तक वो मैसेज अच्छे से पहुंचता है। जैसे मीडिया के प्रकार, पोस्टर और बैनर, किसके माध्यम से? आप कोई भी पोस्टर और बैनर के माध्यम से क्या कर सकते हो भाई, आपके सामने जो लोगों को जागरूक कर सकते हो। पंपलेट और होर्डिंग के माध्यम से, किसके माध्यम से? जो पंपलेट होता है और होर्डिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हो। वीडियो डॉक्यूमेंट्री के आधार पे कर सकते हो, लोगों को क्या बनाकर, वीडियो बनाकर या कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाकर लोगों को क्या कर सकते हो भाई, आप जागरूक कर सकते हो। कोई सोशल मीडिया का कैंपेन, जैसे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आपके सामने ऐड चलाकर लोगों को क्या कर सकते हो, जागरूक कर सकते हो। तो लोगों को जागरूक करने के अलग अलग तरीके होते हैं भाई, वो पोस्टर बैनर बनाकर, पंपलेट होर्डिंग बनाकर, वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाकर और सोशल मीडिया पर कंटेंट डालकर आप लोगों को जागरूक कर सकते हो। इको टूरिज्म के लिए टारगेट ग्रुप्स कौन से होते हैं? मतलब इको टूरिज्म होता है, उसके जो आपके सामने टारगेट ग्रुप्स क्या होते हैं उसके बारे में पहचान करेंगे। टारगेट ग्रुप्स का अर्थ होता है वे लोग जिनके लिए इको टूरिज्म प्रोग्राम बनाए जाते हैं। मतलब इको टूरिज्म टारगेट ग्रुप्स वो होते हैं, वो लोग जिनके लिए इको टूरिज्म जो प्रोग्राम होता है, वो चीज़ बनाई जाती है, उसको इको टूरिज्म के टारगेट ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। मतलब जो भाई इको टूरिज्म का जो प्रोग्राम है ना, वह किन लोग, मतलब कौन लोग हैं जो थारा इको टूरिस्ट बनेगा, कौन लोग है जो पर्यटन बनेगा, कौन लोग है जो प्राकृतिक चीज़ें देखने जाएगा, उन आपके सामने इको टूरिज्म का नाम से जाना जाए, उनका टारगेट ग्रुप्स का नाम से जाना जाए। जैसे किस उम्र के लोग होंगे, युवा होंगे, परिवार होंगे, बुजुर्ग होंगे, किस उम्र के आपके सामने जो लोग होंगे वो आपके सामने जो टारगेट ग्रुप होते हैं। जैसे भाई युवा है, छोटी उम्र के लोग हैं, तो छोटी उम्र के लोग किस लिए जाएंगे? ज़्यादातर सीखने के लिए जाते हैं। कपल वगैरह, उससे बड़े जो कपल होंगे, एडल्ट होंगे, वो थोड़ा एंजॉय करने के लिए जाएंगे। बुजुर्ग आपके सामने रिटायरमेंट के लिए, आराम फरमाने के लिए जाएंगे। तो अलग अलग उम्र के लोगों की अलग अलग आपके सामने काम होते हैं। किस किस तरीके से लोगों को पहचान सकते हो? उनका शिक्षा का स्तर कैसा है, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, है ना, अच्छे हाई प्रोफेशनल लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं, इसके बारे में आप पहचान सकते हो। आर्थिक स्थिति, क्या आपके पास उनका इतना पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, ठीक ठाक पैसा है, या लग्जरी ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है लोगों के, इसके बारे में पहचान कर सकते हो। रुचियाँ और जीवनशैली, क्या वो पर्यटक सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं, है ना, क्या उनको उस जो पर्यावरण है उस जगह से मतलब है, या कोई रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ों को भी आप समझ सकते हो। तो लोगों की रुचियाँ और जीवन शैली को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। किस चीज़ के बारे में? कि लोगों का जो जीवन शैली होती है और उनकी जो रुचियाँ होती हैं उसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अलग अलग समूह की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। जो अलग अलग जो समूह होते हैं ना, उनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, उसी के आधार पर सभी चीज़ें आप समझ पाते हो। टारगेट ग्रुप का सर्वे और इवोल्वेशन आपके सामने किस प्रकार से होता है? इवोल्वेशन का अर्थ होता है उनको समझना, जानना। टारगेट ग्रुप सर्वे, टारगेट ग्रुप सर्वे क्या होती है? टारगेट ग्रुप सर्वे का उद्देश्य ये जानना होता है कि लोग इको टूरिज्म में कितनी रुचि रखते हैं। मतलब टारगेट ग्रुप सर्वे का उद्देश्य यही होता है कि लोग आप जो इको टूरिज्म प्रदान कर रहे हो उसमें लोगों की कितनी रुचि है, किसमें? जो आप लोगों को इको टूरिज्म प्रदान कर रहे हो उस इको टूरिज्म में लोगों को इंटरेस्ट है भी या नहीं है, इसके बारे में जानते हो। तो उसको किसके बारे में जाना जाता है भाई? आपके सामने टारगेट ग्रुप सर्वे के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों को आपने टारगेट किया ना, युवाओं को, बुजुर्गों को, आर्थिक आधार पे, शिक्षा आधार पे, क्या उनको घूमना पसंद है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में आप जानते हो। उनकी आपसे अपेक्षाएं क्या है? अगर वो आपके यहाँ पर घूमने आते हैं तो उनको क्या अपेक्षाएं हैं कि उनको किस किस प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए, किस किस प्रकार की सफारी देखना चाहते हैं, कौन कौन से जीव जंतु देखना चाहते हैं, कैसा होटल चाहिए, कैसा खानपान चाहिए, उनको आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, इसके बारे में आपको जानना होता है और बताना होता है। उनकी अपेक्षाएं क्या क्या होती है उसके बारे में आपको जानना होता है। वे कितना खर्च कर सकते हैं, मतलब उनके द्वारा कितना पैसा खर्च किया जा सकता है, इसके बारे में आपको जानना है। मतलब खर्च के बारे में कि भाई कितना पैसा आपके सामने, उनकी कैपेसिटी कितनी है खर्च करने की, क्या जानना है? उनकी कैपेसिटी कितनी होती है खर्च करने की, वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं आपके सामने, वो क्या कहा जाता है? टारगेट ग्रुप का सर्वे और इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सर्वे करने के क्या क्या तरीके होते हैं?
प्रश्नावली के आधार पे, साक्षात्कार के आधार पे, वो ऑनलाइन फॉर्म के आधार पे, तो अलग अलग चीज़ों के आधार पे आप कर सकते हो। कोई प्रश्नावली होती है उसके आधार पे कर सकते हो, लोगों के भाई क्वेश्चन जवाब पूछ के कर सकते हो, लोगों का इंटरव्यू ले सकते हो और ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हो। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर टू इको टूरिज्म, मतलब साइकोलॉजिकल मानसिक बाधाएं क्या होती हैं इको टूरिज्म में। मतलब कोई भी जगह जाते हो तो काफ़ी बार आप जगह पर घूमने के लिए जाते हो तो आपको क्या मन में आती है, अरे वहाँ पर सुविधाएं नहीं होनी है ना, अरे वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, वहाँ की प्रकृति अच्छी नहीं है, मुझे वैसी जगह पसंद है। तो इस प्रकार के जो आपके दिमाग में उस जगह को घूमने के प्रति किस किस प्रकार की बाधाएं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला था जंगल व वन्य जीव का डर, मतलब अगर आप जंगल में और उसमें पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जो वन्य जीव होते हैं, क्या आपको उनका डर लगता है या नहीं डर लगता है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप डर लगेगा तो आप नहीं जाओगे भाई, क्या नहीं करोगे। अगर आपको वहाँ पर रहने वाले वन्य जीवों का डर लगेगा और जंगल की प्रजातियों से डर लगेगा तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। सुविधाओं की कमी की आवश्यकता, आपको काफ़ी बार लग सकता है कि वहाँ पर सुविधाएं कम होंगी, क्या लगेगा कि वहाँ पर जो सुविधा है वो आपके सामने कम हो सकती हैं, कम प्रकार की आपके सामने सुविधाएं मिल सकती हैं। तो सुविधाओं की कमी के कारण भी आप काफ़ी बार वहाँ पे जाने से हिचक सकते हो। क्या कर सकते हो, वहाँ पर सुविधाओं की कमी के कारण भी आप वहाँ से जाने से हिचक सकते हो। जानकारी का अभाव, जो अलग अलग प्रकार की जो जानकारी होती है ना, लोगों को उसके जगहों के बारे में कम जानकारी होती है, तो जानकारी के अभाव के कारण काफ़ी बार लोगों को भाई जगह बहुत अच्छी है लेकिन जानकारी नहीं है, तो पहुँचेंगे कैसे लोग। असुरक्षा की भावना, काफ़ी बार क्या होते हैं वहाँ पर रहने वाली प्रजातियाँ हैं, उस जो स्थानीय लोग हैं उनसे लोगों को डर लगता है, चोरी चकारी का, आपके सामने मृत्यु का भय या अलग प्रकार का जो भय होता है उसका भय होता है, इस कारण भी लोग नहीं जाते हैं। अगर इन बाधाओं को दूर किया जाए तो इको टूरिज्म में सफलता के लिए ज़रूरी होती है। अगर अपन इन सब जो इकोलॉजिकल जो आपके सामने सामाजिक आपके सामने जो बाधाएं होती हैं, अगर आप इनको दूर कर लेते हो तो इको टूरिज्म है वो आपके सामने बहुत ज़्यादा फल फूल जाएगा। क्या होगा, आपका जो इको टूरिज्म है, आपका जो इको टूरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा फल फूल जाएगा अगर आप इन सब बाधाओं को पार कर लेते हो। क्या कर लेते हो, ये जो अलग अलग प्रकार की बाधाएं बताई है मैंने, इनको पार कर लेते हो तो इको टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा फल फूल जाता है। अगले वाला पॉइंट है साइकोलॉजिकल बैरियर को दूर करने के उपाय। जो अलग अलग प्रकार के जो साइकोलॉजिकल बैरियर देखने को मिलते हैं उसको कैसे दूर कर सकते हो। सही और इस पर जानकारी दो, वहाँ पर घूमने वाले लोग होते हैं उनको सही और इस पर जानकारी देना, कैसे कि वहाँ पर किस किस प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, कैसे कैसे वहाँ पर आपके सामने जंगल है, और हम इस जंगल में अगर आपको सफारी करवाने के लिए लेकर जाएंगे तो इन सिक्योरिटी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, इसके बारे में आप लोगों को सही जानकारी दे सकते हो। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना, आप लोगों को विश्वास दिलाओ कि वन्य जीव हो गया, चाहे स्थानीय लोग हो गए, चाहे और कोई खतरे हो गए, सबके प्रति हम क्या करेंगे, आपकी देख रेख करेंगे। कोई भी प्रकार की अगर कमी होगी उसके हम जिम्मेदार होंगे, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। हमने पहले भी इतने लोगों को घुमाया है, किसी प्रकार की समस्या नहीं आई है, तो इस प्रकार की जो लोगों की सुरक्षा होती है उसको सुनिश्चित करना भी आपका काम होता है। लोगों को प्रशिक्षित मतलब आपको क्या है, गाइड प्रदान करना, एक ट्रेंड गाइड, ऐसा आपके सामने जिसने ट्रेनिंग कर रखी हो हर तरह की, उस प्रकार का गाइड उपलब्ध कराना भी जरूरी होता है। और सकारात्मक प्रचार करना, कोई भी जगह पर घूमने के लिए जाओ वहाँ का सकारात्मक पॉजिटिव प्रचार करो। कैसा प्रचार करो भाई, पॉजिटिव प्रचार करना आपके सामने जरूरी होता है। उस जगह के बारे में लोगों को पॉजिटिव चीज़ें बताओ भाई, सकारात्मक प्रचार करोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। जब डर कम होता है तो लोगों की भागीदारी बढ़ती है, मतलब कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हो और लोगों में डर कम है, मतलब कहीं पर घूमने जा रहे हो और लोगों को डर कम लग रहा है उस जगह के बारे में घूमने पर, तो लोगों की क्या धीरे धीरे भागीदारी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। रोल ऑफ एजुकेशन इन इको टूरिज्म, इको टूरिज्म में लोगों की एजुकेशन का क्या महत्व होता है, शिक्षा का क्या महत्व होता है। शिक्षा इको टूरिज्म की आत्मा है, मतलब अगर आपके सामने इको टूरिज्म करते हो तो उसकी आत्मा क्या है, शिक्षा उसकी आत्मा है। ये पर्यटकों को सिखाती है, क्या सिखाती है आपके सामने भाई, प्रकृति का सम्मान कैसे करना चाहिए। मतलब हम प्राकृतिक रूप से कहीं पर घूमने जा रहे हैं तो आपके सामने क्या कर सकते हैं अपन, आपको प्रकृति में घूमने जा रहे हो तो उस प्रकृति का सम्मान कैसे कर सकते हो, संसाधनों का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। वहाँ पर घूमने जा रहे हैं तो अलग अलग प्रकार के जो संसाधन मिल रहे हैं हमें, उनका सही उपयोग अपन कैसे कर सकते हैं, उनका जो जगह है वहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीज़ों को कैसे सही उपयोग कर सकते हो। स्थानीय संस्कृति, जो अलग अलग प्रकार की वहाँ पर संस्कृति पाई जाती है, उस संस्कृति को कैसे बचा सकते हो। एक शिक्षित पर्यटक ही सच्चा इको टूरिस्ट होता है, मतलब एक अच्छा
इंसान है, शिक्षित व्यक्ति है, आप इको टूरिस्ट अच्छा बन सकता है। चलिए भाई बच्चों, अपने यूनिट नंबर 3 की तरफ पूरा कर लिया है। आप अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। कौन से नंबर यूनिट की तरफ? यूनिट नंबर 4 की तरफ। और यूनिट नंबर 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। कैसी यूनिट है भाई? आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ोगे आपके सामने अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं भाई आपके। साथ के साथ आपको पता है, अगर आप यूनिट नंबर 4 का स्पेशल वीडियो देख रहे हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है? जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट देख सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है, किसका? टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ नोट्स वाली, ये पढ़ सकते हो। क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ डाल रखी है, जाओ और जाकर वहाँ पर पढ़ लो। साथ के साथ अपन ने 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का टारगेट ले रखा है। 3,000 सब्सक्राइबर, कितने? 3,000 सब्सक्राइबर आपके सामने कम है। अगर आप 3,000 सब्सक्राइबर और करवा दोगे तो 25,000 सब्सक्राइबर अपने पूरे हो जाएंगे। कितने सब्सक्राइबर? 25,000 सब्सक्राइबर अपने पूरे हो जाएंगे। तो 31 तारीख से पहले पहले भाई अपने जो 25,000 सब्सक्राइबर है वो पूरे करवा दो भाई। करो प्रयास, आप सब कर सकते हो। यूनिट नंबर 4 की बात करें, इको टूरिज्म प्रमोशन के लिए मैसेज, स्टोरी और पिक्चर। मतलब जो इको टूरिज्म होता है उसके आप प्रमोशन करने के लिए किस किस प्रकार के मैसेज, स्टोरीज और पिक्चर्स लगा सकते हो। मतलब इको टूरिज्म होता है उसको आप प्रचार प्रसारित करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए किस किस प्रकार का मैसेज दे सकते हो लोगों को। समझ में आ गया? किस प्रकार का मैसेज दे सकते हो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इको टूरिज्म को सफल बनाने के लिए उसका सही प्रचार करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? इको टूरिज्म को अगर हम सफल बनाना चाहते हैं तो उसका सही प्रचार करना जरूरी है, सही प्रमोशन करना जरूरी है। अगर सही प्रमोशन करोगे तो इको टूरिज्म उतना ही ज़्यादा सफल होगा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केवल जानकारी नहीं, भावनात्मक जुड़ाव भी जरूरी होता है भाई। कोई आदमी के हम किताब, अगर एक बात बताओ, अगर केवल जानकारी देता रहोगा तो बात किताब में भी पढ़ सका, गूगल करके भी देख सका, कोई वीडियो पढ़े वो जगह के बारे में उठे वो भी देख सका, है ना। वो वहाँ पर घूमने आया तो उसको कुछ एक्स्ट्रा दो। एक्स्ट्रा क्या दोगे? उसका इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। वो व्यक्ति वहाँ पर घूमने आया तो उसको लगना चाहिए कि मैं कहीं पर घूम कर आया और यहाँ पर घूमने आया और यहाँ पर लोग मेरी वैल्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए उस जगह से। उसको लगना चाहिए कि मैं घूमने आया हूँ तो लोग मेरी यहाँ पर कदर कर रहे हैं। अगले वाला प्रश्न है संदेश। क्या संदेश दे सकते हो? अच्छे प्रमोशन मैसेज की आवश्यकता होती है। आपको अच्छे प्रकार का प्रमोशन करने की जरूरत होती है। कैसे प्रमोशन कर सकते हो? छोटे और स्पष्ट। आप छोटी छोटी बातें बताओ और स्पष्ट बातें भाई लोगों को बताओ। लोगों को वो बातें मोटिवेट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? लोगों को वो बात आपके सामने मोटिवेट है वो करनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण, जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से जुड़ी हुई जो अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपके सामने चीज़ों को बताना चाहिए। प्रकृति को जानो और नष्ट मत करो। मतलब जो प्रकृति होती है आपके सामने, जो नेचर होता है ना, उसको जानो। लोगों को ये बताओ कि जो आपके सामने जो नेचर होता है ना उसके बारे में जानो और उसको नष्ट मत करो बिल्कुल भी। क्या मत करो? उसको बिल्कुल भी नष्ट मत करो, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम मत करो। प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में जानने का प्रयास करो। जंगल घूमो, जंगल बचाओ। मतलब जंगल अगर घूमना चाहते हो ना तो जंगल को बचाना भी जरूरी है। अगर आप जंगल को बचाओगे नहीं तो घूमोगे कहाँ पर? समझ में आ गया? तो जंगल को बचाना भी जरूरी होता है। स्टोरीज की बात करें, कहानियाँ किसी स्थानीय पौधे और जो वन्य जीव उससे जुड़ी होती हैं। मतलब अलग अलग प्रकार की जो कहानियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की जो स्टोरीज होती हैं वो क्या होती हैं आपके सामने? कहानियाँ कोई ना कोई अलग अलग प्रकार की जो जनजाति, स्थान व पौधे व वन्य जीव से जुड़ी हुई होती हैं। समझ में आ गया? तो अलग अलग कहानियाँ आपके सामने। कहानियाँ किसी स्थान, जनजाति, पौधे व वन्य जीव से जुड़ी होती हैं। कोई भी अलग अलग प्रकार की जो कहानियाँ सुनाते हो ना, तो जैसे भाई कोई जनजाति है, अब कोई भी जनजाति है उसकी कोई ना कोई विशेषता होगी। वो किस देवता को पूजते हैं, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, उनकी शादियाँ कैसी होती हैं, उनके तलाक कैसे होते हैं, उनके आपके सामने सामाजिक दृष्टिकोण से लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में बताओ। वहाँ पर रहने वाले अलग अलग पौधों के बारे में बताओ कि भाई वो पौधों तो उरे मिला और कठे को मिला है, पूरे दुनिया में घूमे चाहिए। ये जीव जंतु है ना, ये आपके सामने बंदर दिखाई दे रहा है, ये उल्टी टांग से चलता है ना। ये बंदर बहुत बदमाशी करता है ना। तो इस प्रकार की आप कहानियां सुना सकते हो। इससे लोगों को क्या होता है? भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलता है। स्टोरी टेलिंग से पर्यटक उस क्षेत्र से भावनात्मक रूप से जुड़ता है। मतलब स्टोरी टेलिंग से क्या होता है? आपके सामने वहाँ की जगह से जो लोग हैं वो भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। लोगों को पिक्चर दिखा सकते हो, चित्र दिखा सकते हो।
सुंदर प्राकृतिक चित्र दिखा सकते हो, मतलब उस जगह की जो अलग अलग प्रकार के जो प्राकृतिक चित्र होते हैं उसके दिखा सकते हो। वन्य जीव, जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, क्या है, अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उसकी तस्वीरें दिखा सकते हो कि वहाँ पर किस किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। स्थानीय संस्कृति के फोटो बहुत प्रभावी होते हैं, मतलब जो स्थानीय संस्कृति होती है, लोग किस प्रकार से रहते हैं, खान पान क्या है, वो किस प्रकार की लोक संस्कृति है, आपके सामने वो सब चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। अगले वाला प्रश्न है बेसिक एलिमेंट ऑफ इको टूरिज्म। इको टूरिज्म के मूल तत्व क्या होते हैं। इको टूरिज्म केवल पर्यटन ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। क्या है, इको टूरिज्म की बात करें आपके सामने, वो सिर्फ पर्यटन का हिस्सा नहीं होता है। किसका हिस्सा नहीं होता है, सिर्फ पर्यटन का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि लोगों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या होती है भाई आपके सामने, आपकी